ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। हमने करना क्या है कि बैलेंस शीट के जितने भी अकाउंट्स हैं हमने उसको डेबिट से लेकर उसको बीडी से लेकर सीडी तक का सारा सफर तय करना है। तो आप लोग करें क्या, एहतियातन एक्सेल में हम क्या करते हैं, कुछ टी शेप्स बना के रख लेते हैं जहां पे हम अपनी पूरी वर्किंग्स करेंगे। ओके, अभी मैं स्क्रीन शेयर के ऊपर आ रहा हूं ताकि हम एक्सेल और वो दोनों साइमल्टेनियसली यूज कर सकें। ओके, रेवेन्यू 44,900 का गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल 31,300 की आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, एडमिन एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फाइनेंस कॉस्ट, ये सब चीजें आ गई। अच्छा, अब हम यहाँ पे कैश फ्लो बनाते हैं। कंपनी का नाम क्या है? किंगडम। हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2023। ओके, सबसे पहले क्या रखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। स्टार्टिंग में हमने ले लिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन में देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 20x3 का 2400, या गया 2400। अब हमने क्या करना है, इसमें जितने भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एलिमेंट्स होंगे उन सबको हम करेंगे रिवर्स। नीचे नोट्स पढ़ लेते हैं पहले। ऑन 1 जुलाई 20x3, कितने साल पुरानी बात है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने पुरानी बात है। Kingdom acquired a new investment property at a cost of $1.4 million. On this date, it also transferred one of its other investment properties to property, plant and equipment. अच्छा, ये क्या केस है? यानी पहले एक प्रॉपर्टी जो आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, अब आपने उसको पीपीई में शिफ्ट कर दिया। यानी पहले जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी विद एन इंटेंशन ऑफ रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन, अब आपने इरादा कर लिया है कि हम उसको खुद से यूज करेंगे। ठीक हो गया। और क्या सीन है इसमें? एट फेयर वैल्यू ऑफ $1.6 million as it became owner occupied at that date, Kingdom adopts the fair value model for its investment properties। और हम अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को वैसे ही फेयर वैल्यू पे रख रहे हैं। आगे कह रहा है किंगडम has a policy of revaluing its other properties included as property, plant and equipment to market value at end of each year। ठीक है, हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं। Other comprehensive income and revaluation surplus both relate to these properties। तो हमने ऊपर कल आपको अगर याद हो, मैं एक बार वापस दिखा देता हूं। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 1300 का लॉस है, और यहां बैलेंस शीट में हमने देखा था रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूएशन सरप्लस पहले कितना था? 2500 था, अब 1200 पे आ गया। तो ये 1300 का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है जो हमने ऊपर भी मैच किया और यहां पे भी हमें रिकंसाइल हो रहा है।
Depreciation of property, plant and equipment during the year was $1.5 million. An item of plant with a carrying amount of $2.3 million was sold for $1.8 million during September 2023. अच्छा, मुझे बताएं इस पे गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल कितना है? 23 लाख उसकी कैरिंग वैल्यू है और 15 लाख में आपने बेचा है, सॉरी 18 लाख में आपने बेचा है. How much is gain or loss on disposal? $0.5 का दिवेश गेन है लॉस है? लॉस. ओके. अच्छा, तो हमने इसमें करनी है अब एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट्स पहले तो हमें पता है डेप्रिसिएशन चार्ज क्या बताया है. इस साल हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की है? 1500. तो 1500 की डेप्रिसिएशन हम करेंगे प्लस. उसके अलावा आपने कैलकुलेट किया लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट. तो आपने 1800 में बेचा, 2300 की इसकी कैरिंग वैल्यू थी, तो 500 का लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया. अच्छा, उसके अलावा प्रॉफिट लॉस में देखते हैं ऐसी क्या चीजें हैं जो कि नॉन कैश हैं या नॉन ऑपरेटिंग है. 368. ओके. पहली तो यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट को हम एड बैक कर लेते हैं, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट जो चार्ज है वो अलग है और जो पेड है वो अलग होती है. तो हमेशा फाइनेंस कॉस्ट को यहाँ हम एड बैक कर देंगे 600 की. उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दो चीजें हैं. रेंट रिसीव्ड कैश तो है लेकिन नॉन ऑपरेटिंग है. रेंटल रिसीव्ड प्रॉफिट में एडेड है, हम यहां से माइनस कर लेते हैं. और फेयर वैल्यू चेंजेस प्रॉफिट लॉस में से डिडक्टेड है, हम यहां पे प्लस कर देंगे. ठीक है. अच्छा, अब एहतियातन यहाँ पे हम अपनी वर्किंग के लिए टी शेप्स भी बना लेते हैं. टी शेप देखो बनाने का तरीका हम आप क्या रख सकते. बॉर्डर्स का गेम खेलना है, इसको आपने दे दिया बॉर्डर ये वाला अप वाला, और यहां पे आपने राइट कॉलम दे दिया. लेट्स से इसको हम बनाते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. इसी तरीके से दूसरा बनाते हैं हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का. अच्छा, अब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का देखें बीडी बैलेंस कितना गिवन है क्वेश्चन में. 25,200. सजाद वर्किंग दिखाना जरूरी है, तो अगर आप टी शेप बनाओ तो ज्यादा बेहतर है. अगर आप वैसे भी करोगे तो चलेगा, लेकिन एक्सेल पे डालना जरूरी है. टी शेप से होगा यह कि आपको डेबिट क्रेडिट का पता है ना, तो उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी. थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो टी शेप मुश्किल नहीं लगेगा बिल्कुल भी. ओके. पीपीई का बीडी बैलेंस है 25,200 और सीडी बैलेंस है 26,700. अब देखते हैं आपको क्या क्या डेबिट्स और क्या क्या क्रेडिट्स पता है. पहला बताया है. अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हाथ के हाथ लिख देते हैं, लेकिन उसका हम अलग बना रहे हैं. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बीडी बैलेंस कितना है? 5,000. और सीडी बैलेंस है
4,100। अब देखते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के क्या क्या डेबिट्स एंड क्रेडिट्स पता है। पहला ने बताया कि 1 जुलाई पे हमने न्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर की है 1.4 मिलियन की। तो हमने यहां पे रख दी एक्विजिशन, कितने की खरीदी है? 1400 की। On this date, it also transferred one of its investment properties to property, plant and equipment at a fair value of $1.6 million. तो हमने यहां से एक प्रॉपर्टी 1.6 मिलियन की पीपीई को दे दी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट हुई पीपीई की वजह से और पीपीई डेबिट हुआ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वजह से। अच्छा, उसके अलावा हम रिवैल्यूएशन करते हैं। तो इस साल पीपीई में अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है, और कितने से? हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि इस साल 1300 से डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है। तो मैंने रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट किया और पीपीई को क्रेडिट किया। डेप्रिसिएशन इस साल है 1.5 मिलियन की, ये हमने क्रेडिट रख दिया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1.5 मिलियन। उसके अलावा एक प्लांट जिसकी कैरिंग वैल्यू 2.3 थी, हमने बेच दिया। कैरिंग वैल्यू थी 2.3। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू लॉस हुआ है इस साल कितना? 700 का। तो हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 700 से क्रेडिट कर दिया। अब हमें क्या करना है कि ये साइड यानी क्रेडिट और डेबिट दोनों बराबर आने चाहिए, अगर नहीं तो हम कर देंगे। अब निकालेंगे हम बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर होगा न्यू एक्विजिशन का। तो ये फिगर हमने रखी माइनस बीडी बैलेंस माइनस 1600 ये। तो यहां हमें बैलेंसिंग फिगर आ गई कि हमने 5000 की न्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है, सॉरी न्यू पीपी खरीदी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बैलेंस चेक करते हैं। क्रेडिट साइड कितना आ रहा है? और डेबिट साइड चेक करो कितना आ रहा है। तो अगर बैलेंसिंग फिगर निकालें तो ये अकाउंट वैसे ही बैलेंस्ड है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में अलग से बता दिया है कि हमने इतनी प्रॉपर्टी खरीदी थी। अगर ना बताता तो ये 1400 हमारे पास ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर में आ जाती। ठीक है, मजीद देखते हैं कि हमारे प्रॉफिट लॉस में ऐसी कोई चीज हो जो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग हो। फाइनेंस कॉस्ट हमने निकाल दी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के रेंटल और फेयर वैल्यू निकाल दिए हैं, और डेप्रिसिएशन हमने अलग कर दी है, और लॉस ऑन डिस्पोजल भी हमने अलग कर दिया है।
अब हम रखेंगे यहाँ पे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अच्छा पहले आ जाओ रिसीवेबल्स के ऊपर। रिसीवेबल्स देखो हमने कैलकुलेट किया था 400 से डिक्रीज हुए हैं। तो आपने यहां रख दिया डायरेक्टली कि हमारे पास 2300 के हैं माइनस, सॉरी 3000 के हैं माइनस 3400 के थे। लेकिन रिसीवेबल का डिक्रीज होना क्योंकि हमारे पास इनकम है तो हम सीडी माइनस बीडी कर लेते हैं, सॉरी बीडी माइनस सीडी कर लेते हैं। तो रिसीवेबल हमारे पास 3400 हैं, 3000 थे, 400 का रिसीवेबल डिक्रीज होना मतलब रिकवरी ज्यादा होना। इन्वेंट्री भी हमने कैलकुलेट किया डिक्रीज हुई है, तो अगर डिक्रीज इन इन्वेंट्री तो बीडी 3100, सीडी 2300, ये डिक्रीज हुई है 800 से। उसके बाद देखो कोई प्रीपेमेंट्स हैं, नहीं है, सीधा आ जाओ ट्रेड पेएबल्स पे। ट्रेड पेएबल कितना है, 3900 का था, 4200 पे आ गया है। ट्रेड पेएबल का इंक्रीज होना हमारे लिए फायदा है क्योंकि हमने किसी और के पैसे फंसाए हैं। ये आ गया इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स। बैलेंस है 4200 सीडी और 3900 बीडी था। इसको हम कहेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। सबको टोटल करते हैं, प्लस माइनस का आपने ऊपर वैसे ही ख्याल रखा हुआ है। इनफैक्ट एक चीज हमने यहाँ पे लॉस किया था, मैं इसको सिर्फ ठीक कर दूं। ये लॉस था तो लॉस को हमने प्लस करना है। अब हम यहां से माइनस करेंगे टैक्स पेड एंड इंटरेस्ट पेड। टैक्स पेड कैसे पता चलेगा हमें, इसका भी टी शेप बनाना पड़ेगा। टैक्स का देखते हैं हमारे पास क्या क्या आइटम्स हैं। सिर्फ है करंट टैक्स पेएबल, इस क्वेश्चन में डेफर टैक्स नहीं है। तो ब्रॉट डाउन टैक्स पेएबल था 1850, 1850। इस साल हमने टैक्स चार्ज किया, एक रखेंगे प्रॉफिट लॉस में और दूसरा आप रखेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। कितना चार्ज किया, तो हमें क्वेश्चन में देख सकते हैं हम कि हमने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कोई टैक्स नहीं भेजा है, लेकिन प्रॉफिट लॉस में 600 का टैक्स है। तो ये आ गया 600 का टैक्स और ये 0 है। और हम देख रहे हैं सीडी बैलेंस कितना है टैक्स पेएबल का,
टैक्स पेएबल का सीडी बैलेंस है 500। पहले क्रेडिट साइड टोटल करते हैं। कॉपी पेस्ट करते हैं इसको। अब हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। टैक्स पेड हमने ये साइड रखा, माइनस जितनी फिगर्स ऑलरेडी मौजूद है। तो पता चला कि हमने इस साल 1950 का टैक्स पे कर दिया है। ये हमने रख दिया टैक्स पेड 1950। इंटरेस्ट पेड उसका भी हम टी शेप बना लेते हैं। बैलेंस शीट में हमारे पास है अक्रूड फाइनेंस कॉस्ट। अक्रूड फाइनेंस कॉस्ट का बीडी बैलेंस कितना है 50। ये हमने रख दिया बीडी बैलेंस 50 और सीडी बैलेंस 100। और इस साल प्रॉफिट लॉस में चार्ज कितना हुआ है इंटरेस्ट 600 का। तो लायबिलिटी है तो पहले क्रेडिट साइड टोटल किया, कॉपी पेस्ट किया इसको, और यहां पे हमने लिखा पेड का। तो टोटल बैलेंस माइनस डेबिट साइड पे जो मौजूद है। तो पता चला कि हमने इस साल 550 का इंटरेस्ट पे किया या फाइनेंस कॉस्ट पे किया। ये हमने रख दिया इंटरेस्ट पेड इक्वल माइनस 550। अब हम इसको टोटल करते हैं। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, याद रहे सम ऊपर से नहीं मारना, यहां ऑलरेडी फॉर्मूला लग चुका है। तो 4350 हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब चलते हैं अगले सेगमेंट पे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग का मकसद क्या है कि हम इन्वेस्टर हैं तो कोई नॉन करंट एसेट खरीदें, उसको बेचें या उस पर कोई रिटर्न मिले। अच्छा, हमने टी शेप बनाए तो यहां हम देख सकते हैं हमने 5000 का पीपी खरीदा है। तो हम क्या रखेंगे, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जब आप खरीदोगे तो पैसे जाएंगे, ये हमने रख दिया माइनस में। उसके अलावा हमने डिस्पोज भी किया है एक 2300 वाला, बेचा कितने में था 1800 में। तो हम रखेंगे डिस्पोजल प्रोसीड्स ऑफ प्लांट, कितने में बेचा था 1800 में। उसके अलावा हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की खरीदी है, तो आ गया एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। खरीदी है तो माइनस में जाएगी, आपने 1400 की खरीदी है। उसके अलावा आपको रेंटल रिसीव हुए हैं जो कि ऊपर गिवन थे 350 ना,
तो आप सिर्फ हाथ से लिख दें बेशक कि 350 का हमें रेंट रिसीव हुआ था। और देखिए कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो, पीपीई को हमने बैलेंस कर लिया। आप यहां देखें बैलेंस शीट को में आपने कौन कौन से अकाउंट्स बैलेंस कर लिए। पीपीई को बैलेंस कर लिया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बैलेंस कर लिया। तो इन्वेस्टमेंट कोई की है या नहीं की, ये आपको पता चलेगा नॉन करंट एसेट से। इसमें कोई इंटेंजिबल एसेट होता या इसमें कोई फाइनेंशियल एसेट होता तो भी हम उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट मानते। ओके, अभी टोटल करते हैं इसको। ये आ गया कैश स्पेंड या कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लास्ट आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का हमें पता चलेगा इक्विटी और लायबिलिटीज से। हमारे शेयर कैपिटल में इजाफा है, 15,000 था, अब 17,200 हो गया। तो हम लिखेंगे इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स। कितने पैसे मिले हैं? 17,200 माइनस 15,000, तो 2,200 के हमने न्यू शेयर इशू किए हैं। अगर इसमें कोई प्रीमियम होता तो प्रीमियम भी हम इसमें ऐड कर देते, क्योंकि इसमें कैपिटल और प्रीमियम का अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहां पे देखते हैं लोन नोट्स हमारे वही के वही हैं। अक्रूड फाइनेंस कॉस्ट हो गया, करंट टैक्स हो गया। लास्ट हम देखते हैं हमारे इक्विटी में और क्या चेंजेस हैं। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में 1,300 का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन था रिवैल्यूएशन सरप्लस में। अब हम आते हैं रिटर्न अर्निंग्स पे। रिटर्न अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस था 8,700। सजाद हम इसको चाहें तो टी शेप में बनाए, लेकिन आप देखो हम यहाँ पे इसको वर्किंग कर लेते हैं सिंपल फॉर्मेट में। वैसे भी करेंगे तो मसला नहीं है। ओके, ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना है रिटर्न अर्निंग्स का? 8,700 प्लस करेंगे इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो इस साल हमें प्रॉफिट कितना हुआ था? 1,800 माइनस डिविडेंड्स पेड, जो कि हमें पता नहीं है, और ये आ जाएगा हमारा सीडी बैलेंस। सीडी बैलेंस कितना है? 7,700। मिसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। तो पता चला हमने 2,800 का डिविडेंड पे किया है। ये हम रखेंगे यहां पे इक्विटी डिविडेंड्स पेड। फिगर ऑलरेडी माइनस में है, तो मैं इसको माइनस का साइन अब नहीं लगा रहा। टोटल करेंगे इन दोनों को। $600। अब हम करेंगे, यह आ गया हमारा कैश यूज्ड एंड आउटफ्लो है, तो यूज लिख रहे हैं। अगर पॉजिटिव होता तो जनरेटर लिखते, कैश यूज्ड फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हम करते हैं नेट कैश फ्लो फॉर द ईयर। इक्वल रखा, पहले हम रखा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
तो 500 का आउटफ्लो हो गया। हमने रखा ब्रॉट डाउन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैलेंस शीट में देखेंगे हमारा बैंक बैलेंस कितना था, 300 का, हमने दिया 300। अब हम करेंगे इनको प्लस माइनस, तो 500 का माइनस है, 300 का प्लस है। ये आ गया हमारा कैरी डाउन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हमें बैलेंस शीट में देखें हमारे पास 200 का ओवरड्राफ्ट है, तो ये बैलेंस हमारे आंसर से मैच कर रहा है। दैट्स इट। इस तरीके से हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। जी सजाद, बिल्कुल बना सकते हैं। आप अगर रिटेन अर्निंग्स की तरह टी शेप ना बनाए, बाकियों को भी ऐसे बनाए, तो बिल्कुल बना सकते हैं। इसकी कोई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जामिनर की तरफ से जरूरी नहीं है, लेकिन हम ये जरूर मान सकते हैं कि इसको एक डेबिट क्रेडिट से आपका प्रैक्टिस बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आपको वो ठीक लगता है तो कोई इशू नहीं है। चलें, एक और क्वेश्चन हम स्टार्ट करें। इसमें मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा, तो आप बेशक अभी रफ वर्किंग ही करें अपने पास, लेकिन मुझे आप अपनी इसकी फिगर्स बताओगे। द फॉलोइंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेट टू तबा प्राइवेटली ओन्ड एंटिटी। 2 सालों की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन है, एक 30 सितंबर 2024 की और एक X5 की, और ये लाजिम है कि हमें 2 सालों की बैलेंस शीट चाहिए। इनकम स्टेटमेंट 1 साल की चलेगी, जबकि बैलेंस शीट हमें 2 सालों की लाजिम चाहिए। ओके, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स 15,800 थे, 10,600 हो गए। इन्वेंट्री 1850 थी, 2,525 हो गई। इन्वेंट्री बढ़ गई, पैसे फंस गए। रिसीवेबल 2600 का था, अब 3,100 का हो गया। रिसीवेबल बढ़ गया, पैसे फंस गए। इंश्योरेंस क्लेम, यानी ये कंटिजेंट एसेट हो सकता है, तो हमें एक्सपेक्टेड था कि हमें 1,200 मिलेंगे, अब लगता है कि 1,500 मिलेंगे। मिला शायद आसरा है खाली, लेकिन हमें लगता है कि हमें ये इंश्योरेंस क्लेम होगा। अच्छा, पहले आपके पास बैंक बैलेंस नील था, अब आपके पास 850 है। करंट लायबिलिटीज में देखते हैं तो हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट था 550 का, तो आप आए थे 550 का ओडी लेके, और अभी आपके पास 850 का सरप्लस है। मुझे बताओ इस साल आपका कैश बैलेंस इनफ्लो या आउटफ्लो कितना होगा? 550 का ओडी था, 850 का सरप्लस है। इस साल कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ कितना है? ओके, 1400 का इनफ्लो। ये आप लोगों का फाइनल आंसर है। एज आई सेड यस्टरडे इन लास्ट क्लास कि बस आंसर तो आ गया, बस बंद करो अभी क्या बनाए कैश फ्लो। लेकिन कैश फ्लो सिर्फ ये नहीं बताता कि कितना कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है। कैश फ्लो हमें ये बताएगा कि कैश फ्लो कहां से आया कहां गया। यानी हमें इंटरप्रिटेशन करनी है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्या सीन है, इन्वेस्टिंग का क्या सीन है, और फाइनेंसिंग का क्या सीन है। ठीक है, शेयर कैपिटल 6,000 था, 6,000 है। रिवैल्यूएशन 1600 था, अब खाली है। रिटेन अर्निंग्स 850 था, 2,550 हो गया। लीज लायबिलिटी 1,700 थी, अब 2,000 है। लीज लायबिलिटी बढ़ गई,
लीज लायबिलिटी बढ़ने की वजह, आपने न्यू लीजेस ली हैं, 6% लोन नोट्स पहले थे नहीं, अब 800 के हैं। 10% लोन नोट्स पहले 4000 के थे, अब नहीं है, यानी आपने रिडीम कर दिए। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 500 की थी, 200 की हो गई है, और गवर्नमेंट ग्रांट 900 का था, 1400 का हो गया है। ओवरड्राफ्ट 550 का था, में चला गया। ट्रेड पेएबल 2950 से 4050। गवर्नमेंट ग्रांट एक नॉन करंट में है, एक करंट में है, 400 का था, अब 600 का है। लीज लायबिलिटी एक नॉन करंट में है, एक करंट में है, ये 800 और 900 है। करंट टैक्स पेएबल पहले 1200 था, अब 100 है। अच्छा, इसने हमें कुछ चीजें बताई हुई हैं। प्रॉफिट लॉस का इसने एक्सट्रैक्ट बना के दिया है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, फाइनेंस कॉस्ट 260 है, इंटरेस्ट इनकम है 40 की, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50, टैक्स में क्रेडिट मिला है, यानी टैक्स चार्ज नहीं हुआ हमारे ऊपर, बल्कि टैक्स में क्रेडिट मिला है, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड 100 है। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स की मूवमेंट इसने हमें बता दी है। हमारे पास अच्छा, नॉन करंट एसेट्स में देखें, अगर आपको कॉस्ट का अकाउंट अलग और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग अकाउंट गिवन हो, तो बेहतर प्रैक्टिस ये होती है कि आप दोनों का टी शेप अलग अलग बनाएं, क्योंकि उसमें दो मिसिंग फिगर्स होती हैं। न्यू एक्विजिशन की मिसिंग फिगर अलग होती है, और डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर की मिसिंग फिगर अलग होती है। तो आपके पास कॉस्ट में 20,200 का बीडी बैलेंस था, 16,000 का सीडी बैलेंस है। 4,400 का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस था, 5,400 का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है। कैरिंग अमाउंट 15,800 था, 10,600 हो गया है। बैलेंस शीट में देखें 15,800 और 10,600 की डायरेक्ट फिगर्स हैं, लेकिन हम टी शेप्स जो बनाएंगे वो दोनों के अलग अलग बनाएंगे। ड्यूरिंग द ईयर, तबा सोल्ड its factory for its fair value of $12 million. At the date of sale, it had a carrying amount of $7.4 million. Based on the previous devaluation of $8.6 million, less depreciation of $1.2 million. यानी उस 7.4 में 8.6 इसकी फेयर वैल्यू थी और 1.2 उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी। तो जब हमने इस फैक्ट्री को बेचा होगा, कॉस्ट अकाउंट से उसकी कॉस्ट निकालेंगे, accumulated depreciation account से उसकी depreciation निकालेंगे। The profit on the sale of the factory has been included in operating profit. The surplus on the revaluation surplus related entirely to the factory. अच्छा, यानी इसके ऊपर जितना भी हमें रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ था of non-current assets were made during the year. अच्छा, दूसरा कह रहा है कि प्लांट acquired under leases during the year was $1.5 million and has been included within tangible non-current assets. Other purchases of plant during the year qualified for government grants of $950,000 received in the year. Release of the government grant has been credited to cost of sale. अच्छा, अब पहले आप एक काम करें, मुझे कॉस्ट का पीपीई का अलग अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पीपीई का अलग अकाउंट बनाएं, और मुझे बताएं आपके पास इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी आ रही है और कॉस्ट अकाउंट में न्यू एक्विजिशंस कितनी आ रही हैं। मैं थोड़ा पॉज ले रहा हूं 5 से 7 मिनट का, और मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट का टी शेप आप अलग बनाएंगे और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग बनाएंगे। ओके, जिसने बनाया है वो चेक कर लें, अभी हम सॉल्व करते हैं इसको।
एक हम बना रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट अकाउंट, और दूसरा हम बना रहे हैं accumulated depreciation। पीपी का कॉस्ट अकाउंट का बीडी बैलेंस देखिए कितना गिवन है, 20,200 और सीडी 16,000। बीडी 20,200 और सीडी 16,000। accumulated depreciation का बीडी बैलेंस 4,400 और सीडी बैलेंस 5,400। अब देखते हैं हमें इसने क्या क्या चीजें बताई हुई हैं। ड्यूरिंग द ईयर टबा सोल्ड इट्स फैक्ट्री फॉर इट्स फेयर वैल्यू ऑफ $12 million, यानी हमने इसको 12 मिलियन में बेचा है। एट द डेट ऑफ सेल इट हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ $7.4 million बेस्ड ऑन इट्स प्रीवियस रिवैल्यूएशन ऑफ $8.6 million। तो बेचने वाली चीज को ओके accumulated depreciation उसकी थी, क्वेश्चन में बताई हुई है 1200। अच्छा, उसके अलावा क्या है, द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फैक्ट्री हैज बीन इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम यहां कैलकुलेट अगर कर लें, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री, डिस्पोजल प्रोसीड, बेचा कितने में है, उसकी फेयर वैल्यू पे, जो कि उस दिन पे थी 12 मिलियन, माइनस करते हैं इसमें से हम कैरिंग अमाउंट, जो कि उस दिन पे था 7,400। किया जाएगा गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री, $4,600। ठीक है। अच्छा, अब क्या बता रहा है, द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फैक्ट्री हैज बीन इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक हो गया। अगला कह रहा है द सरप्लस ऑन द रिवैल्यूएशन related entirely to the factory, no other disposal of non-current asset was made during the year। तो यानी हमारी जितनी भी रिवैल्यूएशन सरप्लस था वो इसी की वजह से था। और हम बैलेंस शीट में देख सकते हैं जब प्रॉपर्टी गई तो उसका सरप्लस भी चला गया, ये 1600 का जीरो हो गया। ठीक है, तो जिस तरह IAS 16 ने हमें परमिशन दी है कि या तो आप उसको इक्विटी उसमें रिटर्निंग्स में रख सकते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस में कर सकते, तो इसने पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया है। अच्छा है कि हमने एक प्लांट खरीदा है
1.5 मिलियन का, तो हम यूज 1.5 मिलियन का। क्रेडिट साइड और डेबिट साइड हम करते हैं, यार ये 900, यानी 900 टोटल कर, क्या जाएगा। इस साल हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की है, तो इससे हमें दो मिसिंग फिगर्स पता चल गई। अच्छा, अगला इसने बताया है लीजेस का, तो हम लीज लायबिलिटी का भी अकाउंट बना लेते हैं। लीज लायबिलिटी ब्रॉट डाउन बैलेंस देखो कितना है, नॉन करंट में है 1700 प्लस करंट में है 800। फिर हमने एक राइट ऑफ यूज एसेट लिया है, उसकी वैल्यू कितनी है 1500। और लायबिलिटी का सीडी बैलेंस कितना है, नॉन करंट में है 2000 प्लस करंट में है 900। देखते हैं कि हमें इंस्टॉलमेंट कितनी दे दी है। क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है 4000, कॉपी पेस्ट किया, और यहां हमारी मिसिंग फिगर आ जाएगी कि हमने कितनी इंस्टॉलमेंट दे दी है। अमाउंट आ रहा है 1100 की आपने इंस्टॉलमेंट दे दी है इस साल। अच्छा, उसके अलावा टैक्स का हम बना सकते हैं। टैक्स के नॉन करंट और करंट में दोनों अकाउंट्स हैं। बीडी बैलेंस देखते हैं। एक तो डेफर टैक्स लायबिलिटी है और दूसरा करंट टैक्स है। डेफर टैक्स लायबिलिटी कितनी है 500, नॉन करंट में है, ये आ गई डेफर टैक्स लायबिलिटी। और करंट टैक्स पेबल कितना है 1200। सीडी पे डेफर टैक्स लायबिलिटी है 200 और करंट टैक्स है 100। और इस साल प्रॉफिट लॉस में टैक्स चार्ज कितना हुआ है, टैक्स चार्ज तो नहीं हुआ, उल्टा क्रेडिट मिला है। टैक्स क्रेडिट मिला है 50 का। अब मिसिंग फिगर निकालते हैं कि हमने इस साल कितना टैक्स पे किया है। कॉपी पेस्ट किया, डेबिट क्रेडिट,
और यहां पे हम निकालते हैं टैक्स पेड टोटल माइनस जो भी बैलेंसेस हमारे पास मौजूद है। $1350 का टैक्स हमने इस साल पे कर दिया है। ठीक हो गया। उसके अलावा गवर्नमेंट ग्रांट्स का भी हम अकाउंट बना सकते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट देखो हमारे पास बीडी कितना है और गवर्नमेंट ग्रांट अनअर्न इनकम है। यहाँ पे बीडी बैलेंस देखो, नॉन करंट में है 900, करंट में है 400 और सीडी में नॉन करंट में है 1400 और यहां है 600। 1400 प्लस 600। हमें इस साल नया ग्रांट कितना मिला है ऊपर इसने बताया था हमें, other purchases of plant during the year qualified for government grant of 950 received in the year। गवर्नमेंट ग्रांट मिला, हमारी अनअर्न इनकम बढ़ गई, तो हमारा ग्रांट होना कितना चाहिए था अब 2250। कॉपी पेस्ट किया, ये आ जाएगा टेक इनटू प्रॉफिट लॉस, यानी हमने जितना इस साल रियलाइज कर लिया, तो हमारे प्रॉफिट लॉस में जो गवर्नमेंट ग्रांट की इनकम गई होगी वो 250 होगी, जबकि हमें पैसे ज्यादा मिले हैं। ठीक है, और देखिए किसका अकाउंट बना सकते हैं हम। शेयर कैपिटल की जरूरत नहीं है, रिवोल्यूशन सरप्लस पता है, रिटेन अर्निंग्स टी शेप में बना तो टी शेप में बनाए, या अगर वैसे बनाए तो हम वो भी बना सकते हैं। जैसे वैसे ही बनाते हैं, रिटेन अर्निंग्स पहले रखा हमने ब्रॉड डाउन बैलेंस। कितना बैलेंस है ब्रॉड डाउन 850। फिर आते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर पे, इस साल हमारा प्रॉफिट कितना है 100। फिर हमने रिवोल्यूशन सरप्लस को यहां ट्रांसफर कर दिया था, कितना था बैलेंस रिवोल्यूशन सरप्लस का 1600। वो एसेट बिकने पे हमने यहां भेज दिया था, माइनस करेंगे डिविडेंड्स पेड, कितने हमें नहीं पता। सीडी बैलेंस कितना है 2550। बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, सीडी माइनस जो भी बैलेंस हमें पता है, बैलेंस आ रहा है, मतलब हमने कोई भी डिविडेंड्स नहीं पे किए। ठीक है, ये हमारी वर्किंग्स हो गई। अब हमने बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ईयर कौन सा है क्वेश्चन में 30 सितंबर 2025। बनाने जल्दी से, थक तो नहीं गए हो।
ओके पहले आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें हमने रखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन में देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कितना, 50। फिर हम करते हैं इसमें एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में हम ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज। कितनी डेप्रिसिएशन में कैलकुलेट की, 2200 की। उसके अलावा गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री, तो गेन उसमें एडेड होगा, हम यहां पे माइनस कर देंगे, 4600 आ गई है। उसके अलावा हम रखेंगे फाइनेंस कॉस्ट, कितनी फाइनेंस कॉस्ट है क्वेश्चन में, 260, ये हमने प्लस कर दी। अच्छा उसके अलावा इंटरेस्ट इनकम है। इंटरेस्ट इनकम नॉन कैश तो नहीं है लेकिन नॉन ऑपरेटिंग है, तो मैं यहां से माइनस कर देता हूं। उसके अलावा गवर्नमेंट ग्रांट को मैंने इनकम कितनी मानी है, हमने टी शेप में कैलकुलेट किया था कि इस साल हमने 250 को प्रॉफिट लॉस में इनकम माना हुआ है, एडेड है तो अभी मैंने माइनस कर दिया। अच्छा उसके अलावा करंट एसेट्स में देखा हमने रिफंड प्रोविजन था, इंश्योरेंस क्लेम। तो इंश्योरेंस क्लेम हमें पहले था 1200 का, अब है 1500 का। तो यानी आपने इनकम रिकॉर्ड की होगी 300 की, यह आ गया इंक्रीज इन इंश्योरेंस क्लेम। अभी है 1500 का, पहले था 1200 का। आपने 300 की इनकम रिकॉर्ड की होगी, इसलिए हम यहां से इसको माइनस कर रहे हैं। टोटल करते हैं, टू 680 का नेगेटिव है। अब हम रखेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इन्वेंट्री को देखो क्या हुआ है, बढ़ी है गिरी है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितने से बढ़ी है, इट वॉज 1850, अब हो गई है 2550। इन्वेंट्री का बढ़ना यानी पैसों का फंसना, रिसीवेबल भी बढ़े हैं, छब्बीस सौ थे 3100 हो गए। रिसीवेबल का बढ़ना भी नुकसान है, और पेएबल्स का क्या सीन है, पेएबल्स भी बढ़े हैं, और पेएबल्स का बढ़ना हमारे लिए फायदा है क्योंकि हमने किसी और के पैसे फंसाए हैं। कितने से बढ़े हैं, 4050 माइनस 2950, 1100 से बढ़े हैं। टोटल करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। अब हम यहां पे रखेंगे टैक्स पेड
एंड इंटरेस्ट पेड। एक इजाफी चीज याद रख ले, अगर गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू ग्रांट है तो यहां पे आएगा, अगर कैपिटल ग्रांट है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। इस केस में जो हमें मिला है वो प्लांट की मद में है, इसलिए हम कहेंगे कि वो कैपिटल ग्रांट है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। टैक्स हमने कितना पे किया है, 1350 का, और इंटरेस्ट हमने कितना पे किया है, इंटरेस्ट पेएबल का बेसिकली कोई अकाउंट नहीं है, इसका मकसद जितना हमने चार्ज किया उतना ही पे किया, 260। टोटल करते हैं, किया गया नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। टी शेप्स में देखें, हमने न्यू एक्विजिशन की है 2900 की, एक्विजिशन ऑफ पीपीई, एक्विजिशन किए यानी पैसे दिए होंगे, ये रखिए माइनस में 200। फिर डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री हमने बेची है, वहां से हमें पैसे कितने मिले हैं, 12,000। ठीक हो गया। उसके अलावा कोई एसेट ना बेचा है ना खरीदा है, गवर्नमेंट ग्रांट मिला है। इस साल हमें कितने पैसे मिले गवर्नमेंट ग्रांट से, 950। उसके अलावा इंटरेस्ट इनकम है जो हमने वहां ऊपर जाके माइनस की थी, चालीस की, यहां प्लस कर देते हैं। टोटल करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को, किया गया नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फाइनली लास्ट आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके लिए हम देखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी को। इक्विटी में देखें शेयर कैपिटल में कोई इजाफा नहीं है, रिवैल्यूएशन हमने रिटर्निंग्स में भेजी है, रिटर्निंग्स के थ्रू हमने कैलकुलेट किया, हमने कोई डिविडेंड्स पे नहीं किए, तो इक्विटी में तो कोई मूवमेंट नहीं है। अच्छा, लीज लायबिलिटी में हमने कैलकुलेट किया कि हमने लीज पेमेंट की है इस साल, कितनी लीज पेमेंट की है, ये हमने यहां पे कैलकुलेट की थी, ये 1100, कि हमने 1100 का लीज इंस्टॉलमेंट या लीज पेमेंट की है। अच्छा, उसके अलावा फिर आ गया ये लोन नोट्स, 6% लोन नोट्स, पहले थे नहीं अब हैं, तो हम लिखेंगे इश्यूड 6% लोन नोट्स, तो कितने पैसे मिलेंगे, 800। जबकि 10% लोन नोट्स 4000 के थे, अब 0 हो गए, तो हम रखेंगे रिडेम्पशन ऑफ
10% लोन नोट्स, ये 4,000 हमने दे दी है। बाकी डिविडेंड्स हमने कोई नहीं पे किए। ठीक है, इनको टोटल कर दें। यहां से भी आउटफ्लो है, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, अब हम रख रहे हैं नेट कैश फ्लो फॉर द ईयर, ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंसिंग प्लस, अच्छा यहां पे सॉरी इनफ्लो था, सो हम यहां पे लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम। हमारा आंसर आना क्या चाहिए था, आप लोगों ने शायद मुझे पहले बताया था कि 550 का ओडी था और 850 का सरप्लस है। ठीक है, अब हम रखते हैं ब्रॉट डाउन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ब्रॉट डाउन था माइनस में 550, सम करते हैं दोनों को, तो आंसर क्या आना चाहिए 850। कैरी डाउन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दैट्स इट, ये हमारा आंसर बैलेंस हो गया। चले, मैं इसको अभी वाइंड अप कर रहा हूं। ये क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं व्हाट्सएप पे, बाकी आप लोग इसकी फर्दर प्रैक्टिस देख लीजिएगा। जवेरिया, आप लोगों को किट बेसिकली मैंने पहले शेयर की हुई है, तो अगर आपके पास है तो वेल, नहीं तो मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन बैंक शेयर कर लेता हूँ वापस, एग्जाम किट आप लोगों के पास हो, बाकी इसके आंसर्स मैं आप लोगों से भी शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, चले फिर इंशाल्लाह अपनी कल की क्लास में मुलाकात करते हैं। अगर आप कैश फ्लो की खुद प्रैक्टिस करें तो बेहतर है, नहीं तो हम एक और फर्दर क्वेश्चन करेंगे कैश फ्लो का, या अगर आप अपनी डिफिकल्टी शेयर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद हम आ जाएंगे फाइनली रेशियोज के ऊपर एंड फिर जो छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।